आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक का थर्ड लेक्चर। उसमें मैंने 2 क्लास कर दी थी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। हम स्टार्टिंग में उसके हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हैं, फिर बाद में उसको मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जब मैग्नेटिक फील्ड में हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर पढ़ लिया था हमने बायर-सवर्त लॉ के अकॉर्डिंग, उसी पे हम आगे क्वेश्चंस कर रहे थे। तो हमने बोला था B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी परपेंडिकुलर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये फॉर्मूला मैंने बोला था कि आपका फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर, फाइनाइट वायर, ठीक है। ये फाइनाइट वायर के लिए फॉर्मूला है। इसमें दो जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट ए है जो डी है, डी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वायर, ठीक है। थीटा 1 एंड थीटा 2 एंगल टेकन फ्रॉम परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर वायर है। सपोज करो, अभी बता देता कि, और दूसरा थीटा 1 इज एंगल फ्रॉम परपेंडिकुलर टू अपर एंड एंड थीटा 2 इज एंगल फ्रॉम परपेंडिकुलर टू लोअर एंड, ठीक है। ये हमने कुछ बातें बताई थी। अच्छा, इसका मैं एक बात और बता दूं, अगर कोई वायर है, जनरल मैं केस बता रहा हूँ, हमें कोई पॉइंट दे रखा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अपने को फाइंड करना है इस पॉइंट पे। अगर इस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो आप थीटा 1 थीटा 2 लिखें, और ए एंगल दे रखा है, सपोज करो 30 डिग्री। कितना देखा है? 30 डिग्री, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है ऐसे। तो आप ये समझो कि अगर ये वायर इनफाइनाइट है तो एक एंगल जो होगा अपर एंड का एंगल, वो तो 90 होगा, क्योंकि हम इधर से यहाँ से चलना चालू करते हैं परपेंडिकुलर से। तो परपेंडिकुलर ए हो गया अपना, और कितना घूमना पड़ेगा अपने को? 90 डिग्री। तो थीटा 1 तो हो गया अपना 90, थीटा 2 क्या हम उल्टा घूमेंगे? थीटा 1 थीटा 2 अपोजिट सेंस में लेना, आपको ये भी ध्यान रखना। तो थीटा 2 हो जाएगा -30 डिग्री, या फिर बोल सकते हैं 360 -30 डिग्री, दोनों ही सेम बात होती है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब उसके बाद से फॉर्मूला लगाते हैं। अब जो भी फॉर्मूला लगाने के बाद जो आंसर आएगा वही अपना आंसर होगा, ठीक है। आप फॉर्मूला लगाएं कि यहाँ पे जो मान सपोज करो ये दूरी अपने को दे रखी है r, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? d परपेंडिकुलर इक्वल टू r cos थीटा, ठीक है। तो r cos थीटा यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको निकालना है तो मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r cos 30 की वैल्यू √3/2 साइन 91 साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, और साइन 30 की वैल्यू 1/2। ये सॉल्व करेंगे, 2 ने 2 को मार दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, मतलब 2√3 पाई r 1/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर ले, रैशनलाइज कर ले, √3 ऊपर लेके चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सॉल्व करें तो जो भी इससे आंसर आएगा। और कैसे आएगा कि आप क्या करें, करंट के डायरेक्शन थंब रखिए और पाम को ऐसे हथेली फैलाएं, पाम अपना डाउनवर्ड आएगा, तो आपका यहाँ मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, ठीक है। ये तो रहा आपका प्रीवियस क्लास के क्वेश्चंस। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर पढ़ लिया था, सेमी इनफाइनाइट वायर पढ़ लिया था, और उसके बाद से हम एक क्वेश्चन कर लेता हूँ, जिसके अच्छा क्वेश्चन है वो मैं लेना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कैसे उसको अटेम्प्ट करेंगे। देखिए 1 मिनट, क्वेश्चन, हाँ ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बोला हुआ है कि 2 वायर है इनफाइनाइटली, जैसे करंट वायर y1 और y2, 2 वायर है, इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक है, ऐसे ऊपर से करंट आ रहा है, ऐसे करंट आ रहा है, इसमें ऐसे जा रहा है, ठीक है, और इसमें भी ऐसे जा रहा है, ठीक है। और एक पॉइंट है P, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना सबसे पहले, तो फिर फाइंड करना आपको A पे, ठीक। चलो पहला सेगमेंट करते हैं। फर्स्ट सेगमेंट अगर बात करूँ मैं इसका A सेगमेंट, तो अगर मैं वापस डायग्राम बना लूँ, देखिए
अब यहाँ पे दो पॉइंट दे रखे हैं, इसमें करंट फ्लो हो रहा है डॉट डॉट और इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है डॉट डॉट। डॉट डॉट मतलब समझते हैं, यहाँ पे भी करंट आई और इसमें भी करंट आई। यहाँ पे एक पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं √3, ठीक है। और अगर मैं किसी को ओरिजिन मान लेता हूँ, सपोज करें इसको ओरिजिन मान लेता हूँ, तो ये दूरी ए, इसका कोऑर्डिनेट है, दूरी दे रखा है √3a, ठीक है। अच्छा, और ए दूरी अपना दे रखा है ए, और ए, ठीक है, ये बीच की दूरी ये और ये, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम निकालेंगे हाइपोटेनसिस का, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड हम निकालते हैं ड्यू टू वायर, तो वायर से परपेंडिकुलर दूरी होनी चाहिए। तो वायर तो ऐसे है और वायर के ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच की परपेंडिकुलर दूरी जो है इस तरीके से होगी। अगर कोई वायर है तो इसके परपेंडिकुलर दूरी ऐसे ही होगी या ऐसे होगी। तो पॉइंट तो कहीं यहाँ पे है ना, पॉइंट तो कहीं यहाँ पे है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। सपोज करो, देखिए आपके सामने स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये आपका क्या है, ये आपका है पॉइंट, वायर है और वायर से एक पॉइंट मैंने लिया है, ठीक है। अगर ये पॉइंट है तो इसके परपेंडिकुलर दूरी, या तो आप तो इसका परपेंडिकुलर दूरी ऐसे होगा, ऐसे होगा, कैसे भी हो सकता है परपेंडिकुलर दूरी। अच्छा, इसके बाद देखिए अगर परपेंडिकुलर दूरी हमने फाइंड कर लिया, तो अगर परपेंडिकुलर दूरी हो गया तो हमें इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बस अब सॉल्व कर दें इसको। देखें अब अगर सॉल्व करें इसको, तो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे थंब को करंट के डायरेक्शन में रखें और हथेली को वहाँ फैलाएं जहाँ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से पाम मेरा इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा और इससे 90 डिग्री पे होगा। किससे? ये जो आर वेक्टर है इससे 90 डिग्री पे होगा, ठीक है। दूसरा मैं सेकेंड कलर से बना रहा हूँ, इसका देखें। अब इसकी वजह से अगेन अंगूठा रखें और पॉइंट हाथ को फैलाएं। अच्छा, दोनों में डॉट दे रखा था क्या, सॉरी, एक में डॉट एक में क्रॉस था, दूसरे वाले में क्रॉस था, इसमें क्रॉस था। तो क्रॉस है तो अंगूठा अंदर करें, हाथ को फैलाएं, ऐसा ऊपर के साइड में आएगा और ए भी इससे 90 डिग्री पे आएगा, ठीक है। इसको डिफरेंट कलर से, रेड कलर से लिया था मैंने, तो ये अपना आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वाले का। तो अगर मैं इसके नामकरण कर दूँ, ये सेकेंड वाला है और येलो वाला जो है फर्स्ट वाला है, तो ये हो जाएगा अपना B1 और रेड वाला हो जाएगा B2। अब एंगल का काम है अपना। अब एंगल देखें, अगर ये दोनों इक्वल हैं आपस में, एक ट्रायंगल देखे ध्यान से, ए बी दूरी ए दे रखा है, ए बी दूरी ए दे रखा है, तो मेरे हिसाब से ये एंगल आपस में बराबर है। क्योंकि किसी भी दो ट्रायंगल की दो साइड अगर आपस में इक्वल हैं तो उनके सामने के एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। आपने 9th क्लास में प्रॉपर्टी ये पढ़ी होगी, ठीक है। तो जो ये एंगल होगा इक्वल होगा, तो जो भी आप एंगल निकालना चाहते हो निकाल लें ऐसे। तो यहाँ से निकाल लेंगे tan थीटा, इसको थीटा मान लेते हैं, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ए है और क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है √3 है। इसको कट करेंगे तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री आ जाएगा और दोनों थीटा ही दोनों इक्वल ही हैं, ठीक है। अच्छा, अगर ये 30 है 90 है, तो यहाँ से अगर इसका बेस में बनाओ, ठीक है, या तो ऊपर से एंगल ले लो। चलो मैं एंगल आपका यहाँ से ले लेता, ठीक है, जो ये पॉइंट है यहाँ से मैं एंगल ले लेता है इसका। अब देखिए ध्यान से, ये जो एंगल कितना होगा उसके बारे में आप कमेंट करें। अगर ए 30 ए 90, तो मेरे हिसाब से ए वाला एंगल 60 होगा, तो ए भी एंगल 60 होगा। तो अब मेरे पास जो पॉइंट हो गया, एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वर्टिकल से 60 डिग्री पे इधर लग रहा है B2 और इधर भी लग रहा है B2 वर्टिकल से 60 डिग्री पे, ए भी है B1, ठीक है। अच्छा, मैग्नीट्यूड अभी मैं लिख लूँगा, बाकी अभी कैलकुलेट करता मैं इसको। अच्छा, और एंगल दे रखा है वर्टिकल से कितना 60 डिग्री, ए बी एंगल 60 है और ए बी एंगल 60 है। अब ध्यान से देखें कि इसके एक कंपोनेंट तो कटते हुए दिखेंगे तो आपको, हॉरिजॉन्टल वाले, और वर्टिकल वाले जुड़ जाएंगे। ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा B1 cos 60 प्लस B2
cos 60, यही आपका आंसर है बी नेट का। और डायरेक्शन की बात करूँ तो डायरेक्शन कैसे आएगा, अपवर्ड साइड में, तो जे कैप अगर पूछता है तो, नहीं तो फिर आप ऐसे ही बोल दें। अच्छा, अब बात आती है B1 और B2 के मैग्नीट्यूड की। तो मैग्नीट्यूड निकालना अपने को, तो क्या हमें डी परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। तो डी परपेंडिकुलर अगर बात करूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, डी पर इस ए वाली दूरी निकालना चाहता हूँ मैं, ठीक है। अब एक ट्रायंगल देखें, इस ट्रायंगल से आप मुझे बताएं, इस ट्रायंगल में क्या लगा सकते हैं आप। देखें, अगर एक ट्रायंगल से आपको हाइपो निकालना है तो इसका √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3a² और a²। तो आप इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा अपना √ हाइपोटेनस इजकल टू, आपको निकालना है d, तो d इजकल टू √ ठीक है a² प्लस 3a², तो d इजकल टू 4a² मतलब 2a, कितना आ गया अपना 2a आ गया दूरी है, ठीक है। क्लियर है बात। तो d की वैल्यू आ गई 2a, तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल ले। अब I दे रखा है अपने को, तो B1 इजकल टू देखें, B1 इजकल टू μ0I/4 इंटू 2a साइन θ1 प्लस साइन θ2 लगाने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि कौन सा इन्फानाइट वायर है, तो आप क्या लगाएंगे 2πd डायरेक्ट, μ0I/2πd, ठीक है। तो आपका कैसे हो जाएगा, ये डायरेक्शन का कोई मैटर नहीं अपना। तो ये B1 हो गया, क्या यही B2 के इक्वल होगा मैग्नीट्यूड वाइज। तो आपको बी नेट अगर लिखना है तो बी नेट लिखें 2b इजकल टू, इसको b मान लें, 2b cos 60 डिग्री, ठीक है। अच्छा, 2b मतलब 2μ0I/4πa और cos 60 की वैल्यू 1/2, इस 2 ने इस 2 को मार दिया, तो बी नेट की जो वैल्यू आ गई μ0I/4πa, ये अपना आंसर है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद से एक क्वेश्चन और भी था हमारे पास, ये था μ0I/4πa और एक पॉजिटिव में जे कैप में आंसर आ रहा था, ठीक है। इसका अगर डायरेक्शन है तो जे कैप में इसका आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट जो इसका है, एक अलग जगह तो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, जो इसका है इस पॉइंट पे a, A पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इसका डायग्राम आपको बना के देता। तो a, A का क्या मतलब होता है, समझे ध्यान से। एक कोई वायर दे रखा है ऐसे, ठीक है, और इस यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है a, A। कहाँ से, इसको अगर मैं ओरिजिन इसको मार रहा हूँ 0, तो एक वायर तो यहाँ पे है जिसमें करंट जो है डॉट फ्लो हो रहा है, और एक वायर यहाँ पे जहाँ पे क्रॉस ऐसे हो रहा है, ठीक है। अब हमें इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और अगेन ये दूरी कितना दे रखा है, इसका कोऑर्डिनेट है -a,0। अब वापस इसको सॉल्व करें, -a,0। अब मेन अपना जो इशू है डी निकालना, ठीक है। अब डी परपेंडिकुलर में इसका कर रहा हूँ फर्स्ट वाले का, तो डी परपेंडिकुलर मेरे हिसाब से ये चीज़ होगी। तो हमें डी परपेंडिकुलर निकालना है, तो पूरे ट्रायंगल में फर्स्ट वाले का डी परपेंडिकुलर फॉर फर्स्ट वायर, ठीक है। ये फर्स्ट वायर की बात कर रहा हूँ मैं, तो फर्स्ट वायर के लिए डी परपेंडिकुलर निकाल रहा हूँ मैं। इसके लिए क्या होगा ये हम बात करते हैं। तो इसके लिए हम बात करें तो बेस का स्क्वायर डी परपेंडिकुलर फॉर फर्स्ट वायर इजकल टू बेस का स्क्वायर √, वो कितना है बेस 2a, तो 4a² प्लस a², ठीक है। तो हो जाएगा डी परपेंडिकुलर इम्प्लाइज दैट a√5 फर्स्ट वाले का। ऐसे सेकेंड वाले का भी डी परपेंडिकुलर निकालने की कोशिश करें। तो सेकेंड वाले का डी परपेंडिकुलर मैं येलो से बना रहा हूँ। इसके लिए सेकेंड डी परपेंडिकुलर निकाले, डी परपेंडिकुलर फॉर सेकेंड इजकल टू √, हाँ, इसका बेस कितना है a और परपेंडिकुलर भी a है, तो हो जाएगा 2a² इम्प्लाइज दैट a√2। ये डी परपेंडिकुलर सेकेंड वाले के लिए आ गया, ठीक है।
अब फर्स्ट वाला भी आ गया अपना, सेकेंड वाला डी परपेंडिकुलर आ गया। अपने को क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड अब निकालना है। अब देखिए फर्स्ट वाले वायर की वजह से कुछ गलत, हाँ सॉरी ए निकालने को जो वायर से नहीं निकाला था डी परपेंडिकुलर, वो तो दिया हुआ था ऑलरेडी। सेकेंड वाला वायर तो उसके परपेंडिकुलर पे ही है, तो डी परपेंडिकुलर फॉर सेकेंड वायर इज ए, ठीक है ना। ये तो मैं इस पॉइंट से निकाल बैठे हूँ, क्या मुझे वायर लगा था, ये वायर नहीं है, ये तो ओरिजिन है 0,0। तो आपको ये येलो वाली लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका डी परपेंडिकुलर जो है इसमें अगर येलो से बताऊँ मैं, तो ये रहा आपका डी परपेंडिकुलर सेकेंड वाले का, ठीक है। अच्छा अब आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैं रेड वाले कर रहा हूँ, तो थंब रखा बाहर के साइड में, तो पाम मेरा ऐसे आया, ठीक है। अच्छा तो अब ये चीज़ अपना ऐसे B1 आ गया इस साइड में, और R वेक्टर के 90 होता है थर्ड वेक्टर, तो ये B1 आ गया। B2 में कर रहा हूँ, B2 देखें, B2 जो है परपेंडिकुलरली आएगा और इस साइड में आएगा माइनस आई कैप में, ये अपना B2 आ गया। अब एंगल का लोचा है, ठीक है, B2 का एंगल लोचा नहीं लेकिन B1 का एंगल का लोचा है। तो अगर मैं एंगल की बात कर लूँ, एक थीटा निकाल लूँ मैं, ठीक है, तो थोड़ा मैटर सॉल्व हो सकता है, ठीक है। चलिए थीटा इसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैं लिखूंगा टेन थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर पता है अपने को, टेन थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर में कितना है a, और हाइपोटेनस में कितना है 2a, ठीक है। यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ से आपका निकल जाएगा 1/2, और कोई थीटा की वैल्यू 1/2 होती है क्या, नहीं होती है थीटा की वैल्यू कोई भी। टेन थीटा में 1/2 किसकी होती है, किसी की भी नहीं होती। तो आप इसको ऐसे ही रहने दें, ठीक है। अभी इसका आगे हम इसका काम में ले लेंगे, यहाँ से साइन थीटा और कॉस थीटा यहीं से निकाल लेंगे ट्रायंगल से। टेन थीटा आ गया अपना, तो साइन थीटा कॉस थीटा जो भी अपने जरूरत पड़ेगा वो इस ट्रायंगल से निकालेंगे। अब अपने को फॉर्मूला लगाना है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखें, तो इस एक पॉइंट अगर बनाऊँ मैं, तो इस पॉइंट पे एक मैग्नेटिक फील्ड तो इधर लग रही है B2, और एक जो है किसी एंगल पे लग रही है जो कि इस डायरेक्शन में है, हाँ या ना, B1। अब देखें जो B नेट होगा उसमें दो कंपोनेंट होंगे, एक तो x डायरेक्शन की बात करूं, x डायरेक्शन की, तो x डायरेक्शन में एक तो अपना B2 है, और माइनस, क्योंकि इसका जो कंपोनेंट आएगा ऐसे नीचे के साइड में। अच्छा अब इस वापस ट्रायंगल पे आ जाए, अगर आपने थीटा ए निकाला था, तो मेरे हिसाब से जो ए वाला एंगल होगा, ए 90 में थीटा, तो ए भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर वापस आ जाएंगे, तो ए एंगल आपका थीटा दे रखा है। अगर ए एंगल थीटा है तो B2 माइनस B1 साइन थीटा, ठीक है। ए आ गया अपना आई कैप में। अब साइन थीटा ट्रायंगल से कैसे निकालेंगे, अब जो अपना ट्रायंगल था जिसका परपेंडिकुलर था ए, और ए बेस था इतना, ए 2a था, सॉरी, और ए था और बेस 2a था, ए 2a, तो ए कितना था, ए अपना √5 था। तो आप यहाँ से साइन थीटा निकालें, तो साइन थीटा जब लिखेंगे इस ट्रायंगल से, तो साइन थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो a/√5 सॉल्व करेंगे तो 1/√5। तो यहाँ से एक डायरेक्शन में जो आ जाएगा B2 माइनस B1 साइन मतलब 1/√5 आई कैप। अब दिक्कत है B1 B2 का मैग्नीट्यूड निकालना, भी निकाल लेंगे, पहले आई कैप जे कैप के टर्म में निकाल लेते हैं। एक डायरेक्शन में हो गया। अच्छा वाई डायरेक्शन में भी सॉल्व करते हैं। वाई डायरेक्शन में एक तो केवल B1 आएगा, B1 का साइन कॉस कंपोनेंट आएगा। वाई डायरेक्शन में बात करूं, वाई डायरेक्शन, तो B1 साइन थीटा, और B1 साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई थी, साइन थीटा की वैल्यू आ गई थी अपने सॉल्व करने पर 1/√5। अब अपना मेन है B1 B2 का मैग्नीट्यूड निकालना। तो B1 B2 का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सिंपल है कि B1 का म्यू नॉट I/4 2πd परपेंडिकुलर लगाना है। तो मैं रेड वाले का कर रहा हूँ B1, तो B1 इजकल टू म्यू नॉट I/4
2 पाई डी परपेंडिकुलर यूज कर रहा हूँ, म्यू नॉट इसमें आई है 2 पाई, और डी परपेंडिकुलर जो इसमें आया था अपना वो आया था a√5। कितना आया था? a√5। ठीक है, तो सॉल्व अगर करते हैं तो ये आ जाएगा b1 इजकल टू म्यू नॉट आई, नीचे रहने तो रूट में कोई बात नहीं है, √5 पाई ए। जैसा ऑप्शन वैसे उस हिसाब से कर लें। अच्छा, ए अपना आ गया एक्स b1 की वैल्यू, ऐसे b2 की वैल्यू जो येलो कलर से हमने बोला था, तो b2 इजकल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी परपेंडिकुलर जो इसमें a है, a अपना b2 आ गया। तो अब जो अपना x i में है तो b नेट की वैल्यू लिखते हैं, b नेट इजकल टू अब लिखेंगे b2 माइनस b1। b2 कितना है भाई? वो है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 2√5 पाई ए आई कैप प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 2√5 पाई ए जे कैप। ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, नीट वाले बच्चे इसको देखें ना, आईआईटी वाले बच्चे देख लें, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। और ओके, इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना सीट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालना है, कोई भी सीट अगर है, अगर सीट की बात करूं मैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग सीट है, इसकी वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड मुझे निकालना है तो कैसे निकालेंगे देखें। इनफाइनाइटली लॉन्ग सीट है, इसको मैं थोड़ा कलर भी कर देता। ये सीट है कोई। अब इस सीट की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, वो भी इस सीट से किसी भी सर्टेन दूरी पे, दूरी दे रखी इससे, इस सीट से ए दूरी पे, इस वाले पॉइंट से कोई भी ए दूरी पे एक पॉइंट है पी, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अपने को फाइंड करना है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट कितना होगा, और दे दिया हुआ है कि जो सीट है ना, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो इसमें आई हो रहा है पूरे सीट में, आई करंट फ्लो हो रहा है, प्लस चादर एक है उसमें करंट फ्लो हो रहा है आई। ठीक है, अच्छा अब अपने को क्या करना है, अब हमने जो पढ़ा था, हमने पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, फाइनाइट लॉन्ग वायर, बट इसमें जो है एक सीट है, और सीट कैसे होती है, पूरी सीट समझो, ये पूरा सीट है, ठीक है ना, या इससे इस पूरे सीट की वजह से इस पर पूरा करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे कोई पॉइंट है जहाँ मैग्नेटिक फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि अगर सीट को एक, ये भी सीट का एक हिस्सा ही था, ठीक है ना, इस सीट से एक पतला से एक एलिमेंट तोड़ूं, सपोज एक एलिमेंट तोड़ा, इस एलिमेंट की वजह से, मतलब एक जो वायर हो गया है पतला सा, सीट का एक पतला सा सेगमेंट एक वायर हो गया, तो इस वायर की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, फिर नेक्स्ट वाले पॉइंट से एक वायर तोड़ूंगा, फिर उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, फिर उसकी वजह से, ऐसे करते करते मैं हर के सबको मैग्नेटिक फील्ड को ऐड कर दूं तो अपना नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। जब भी आपको ऐड करने का मन में ख्याल है तो आपको इंटीग्रेशन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? इंटीग्रेशन। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट से x पे जा करके, x दूरी पे जा करके dx से पतला से एक एलिमेंट लेंगे, एक पतला सा एलिमेंट लेंगे, मान लेंगे इसमें आपने डी आई करंट इसमें फ्लो हो रहा है। कितना करंट फ्लो हो रहा है? डी आई। तो अब इसमें से छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड निकाले, फिर उसको इंटीग्रेट कर दें। तो देखिए, अगर मैं बोलूँ कि इसमें छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट डी आई, म्यू नॉट आई सॉरी अपॉन 2 पाई
डी, 2 पाई डी, डी कितना एक्स, 2 पाई एक्स डी भी आ गया। जबकि ये डी आई था क्या वो समझे, पूरे अगर इसकी विड्थ दे रखी थी, इसकी विड्थ दे रखी थी, मान लेते इसकी विड्थ डब्लू है, डब्लू इसकी विड्थ दे रखी थी इस सीट की, तो पूरे डब्लू विड्थ में टोटल आई करंट फ्लो हो रहा था, तो अपने पास डी एक्स विड्थ में कितना करंट फ्लो होगा, डी आई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा डब्लू डी आई, डब्लू डी आई इक्वल टू आई डी एक्स। तो यहाँ से आपका डी आई की वैल्यू निकल के आ जाएगी, वो आ जाएगी आई डिवाइडेबल डब्लू इंटू टी एक्स। ठीक है, यहाँ पे आप पुट कर दें और इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करें। देखिए डी बी इजकल टू म्यू नॉट, डी बी इजकल टू म्यू नॉट, और डी आई के जगह पे आई अपॉन डब्लू, आई अपॉन डब्लू डी एक्स अपॉन एक्स, यही था, डी एक्स अपॉन एक्स, और नीचे 2 पाई और आएगा, इसके अलावा नीचे 2 पाई और भी लिखना है, वो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दिया। देखें यहाँ पे म्यू नॉट कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट, डब्लू कांस्टेंट है, विड्थ उसकी कांस्टेंट है, केवल वेरिएबल थे, इसको यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर दे। कहाँ से कहाँ तक, जब हम थे, देखते हैं, जब हम थे ए पे, यहाँ से चलना चालू करें, जब हम थे ए पे तो मैग्नेटिक फील्ड कितना था, हमें जीरो था, कोई वायर उसके पहले, ए के पहले कोई वायर का सेगमेंट अपने को मिला नहीं था, तो जीरो मैग्नेटिक फील्ड था। जब हम पहुंच गए डी तक, डब्लू तक, तब मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा भाई, तो निकालना अपने को। तो अब लिमिट लगाते हैं, जब हम गए ए पे तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो था, और जब हम चले गए ए प्लस डब्लू पे तो मैग्नेटिक फील्ड कितना बी हो गया, वही निकालना अपने को। इंटीग्रेट करें, बी इजकल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डब्लू एल एन एक्स, अपर लिमिट लोअर लिमिट। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइड ओवर 2 पाई डब्लू एल एन ए प्लस डब्लू डिवाइड ओवर ए। ये अपना मैग्नेटिक फील्ड हो गया ड्यू टू सीट। याद रख लें, नीट वाले बच्चे तो अच्छी बात है, आईआईटी वाले बच्चे इसके प्रूफ को ध्यान में रखें। ठीक है, नेक्स्ट सेगमेंट अपना जो क्वेश्चंस मैंने करा दिए, अब जो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग के लिए हमें सॉल्व करना है, और उसके बाद से उसके पहले मैं एक प्रूफ करूंगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन साइड पॉलीगॉन, और उसमें क्वेश्चंस कराऊंगा, और इसमें न्यूट्रल पॉइंट 2-3 टॉपिक और बचते, न्यूट्रल पॉइंट बचता है। और चल न्यूट्रल पॉइंट बता ही, छोटा टॉपिक है। न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, सपोज करो कोई एक वायर ऐसा है जिसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, और एक वायर ऐसा है जिसमें करंट भी ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसमें करंट I1, इसमें करंट I2, और ऐसा बोल रखा है कि I1 ग्रेटर है I2 से। ठीक है, याद करो इलेक्ट्रोस्टैट, अगर आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैट तो अच्छे से, उसमें पढ़ाया था इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन कराया जाते थे कि अगर दो चार्ज हैं Q1 Q2, दो चार्ज हैं Q1 Q2, और तो दोनों का इक्विलिब्रियम कहाँ पे मिलेगा, और कितना मैग्नीट्यूड का चार्ज रखूं कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। तो ऐसे बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं उदासीन बिंदु निकालने के लिए कि न्यूट्रल पॉइंट आप निकालें। ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई ऐसा पॉइंट बताएं जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, जीरो, हम ऐसा कोई पॉइंट निकालना चाहते हैं। तो अगर मैं याद करूँ इलेक्ट्रोस्टैट की बात, तो इलेक्ट्रोस्टैट कहता है कि दो चार्ज अगर सेम नेचर के हैं तो उसका जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो कहाँ होगा, दोनों के बीच में कहीं एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ऐसा याद किया आपने। ठीक है, दो अगर ऐसे आप रट लो अभी कि दो अगर सिमिलर चार्ज रहेंगे तो उनका जो न्यूट्रल पॉइंट होगा या उनका जो इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट होगा वो दोनों के बीच में कहीं एग्जिस्ट करेगा, मतलब इन दोनों चार्जों को कहीं ना कहीं इसके बीच में एग्जिस्ट करना है। और अगर दोनों में से कोई अलग नेचर का रहा तो इक्विलिब्रियम हमेशा किनारे पे आएगा और छोटे वाले के पास आएगा। दोनों ही केस में छोटे वाले के करीब आता है इक्विलिब्रियम का पॉइंट, इक्विलिब्रियम हमेशा छोटे वाले के पास आएगा। और अगर दोनों सेम नेचर का है तो बीच में आता है, और किनारे पे कब आता है, जब दोनों अपोजिट नेचर के रहेंगे। सेम यहाँ पे भी लॉजिक वही काम करता है। आप चेक करके देख लें, सपोज करो इसमें मैंने माना कि एक अपना I2 और I1 है, और मैंने बोला कि I1 की वैल्यू ले लेता हूँ
4i और I2 की वैल्यू लेता हूँ i। क्या I1 बड़ा है I2 से? अच्छा, जो हमने बोला कि छोटे वाले का चार्ज, हमारा छोटे वाले के चार्ज के पास इक्विलिब्रियम आना चाहिए, तो मेरा जो आंसर आएगा तो x के I2 के ज़्यादा करीब होगा। अगर मैं बोलूँ इनके बीच की दूरी दे रखी है l, कितनी दे रखी है? l दूरी दे रखी है, तो मैं क्या बोलूँगा कि सबसे पहले समझो कि एक ऐसा पॉइंट जूम करो, अपने अकॉर्डिंग जूम करो कोई पॉइंट। सपोज करो मैंने फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे जूम करा, सेकेंड पोजीशन कहीं इस साइड में जूम करा और थर्ड पोजीशन कहीं इस साइड में जूम करा। 3 पोजीशन मैंने चेक करने की कोशिश करी। पहले वाले पोजीशन पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करी, तो पहले वाले वायर की वजह से, I2 वाले वायर की वजह से हमारा थंब नीचे जाना चाहिए, तो ए अपना आ रहा है नीचे के साइड में, पेज के नीचे, ठीक है ना, डाउनवर्ड नहीं, पेज के नीचे, ठीक है। तो पेज के नीचे आ रहा है, तो मैं इसको देखूं, बना रहा हूं मैं, तो ए आ रहा है ऐसे B2 की वजह से। और अगर मैं B1 की वजह से बात करूं तो ए देखो ऊपर आ रहा है। तो क्या यहाँ पे मे भी चांसेज हैं कि दोनों के दोनों कैंसिल आउट होकर दोनों न्यूट्रल पॉइंट हो जाए? तो हाँ, यहाँ चांसेज बनते हैं कि दोनों आपस में कैंसिल आउट होकर मैग्नेटिक फील्ड 0 कर दे, ठीक है। अच्छा, अब सेकेंड वाले केस की बात कर लेते हैं। अगर मैं बोलूँ सेकेंड वाले केस पे, तो इस वाले की वजह से डाउनवर्ड, तो मैं बोलूँ इसके वजह से डाउनवर्ड आ गया B2 की वजह से, और B1 की वजह से भी डाउनवर्ड आ गया, तो यहाँ पे भी डाउनवर्ड आ गया। तो यहाँ पे तो न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलना है, ठीक है। ऐसे ही इस पॉइंट को चेक करूँ, तो इस पॉइंट की वजह से ऊपर और इस पॉइंट की वजह से ऊपर, दोनों पॉइंट की वजह से ऊपर ही मिल जाएगा, तो इधर भी न्यूट्रल पॉइंट मिलने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। इसलिए दोनों पोजीशन नहीं होंगे, पोजीशन हमेशा बीच में रहेगा। अब होता है कि कितना दूरी पे होगा, आपको डिस्टेंस निकालना है। सपोज करो यहाँ से x दूरी पे आपका न्यूट्रल पॉइंट मिला, तो न्यूट्रल पॉइंट के लिए जरूरी है कि B1 का मैग्नीट्यूड B2 के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो और डायरेक्शन अपोजिट हो। डायरेक्शन अपोजिट हो और मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल हो, तभी एक न्यूट्रल पॉइंट मिल पाएगा, ठीक है। एक बात समझ में आ रही है? अब देखें, B1 इक्वल टू इनफाइनाइट वायर है, तो म्यू नॉट I अपॉन 2 l माइनस एक्स, B1 की वैल्यू। ऐसे B2 की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट I अपॉन 2x, 2 म्यू नॉट। अच्छा, I1 की वैल्यू I1 लिखो, इसको I2 लिखो, ठीक है। ये फॉर्मूला बना लेते हैं। ये देखो क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा I1x इजिकल टू l माइनस एक्स I2। अपने को क्या चाहिए? x की वैल्यू निकालनी है। देखें यहाँ पे, ये हो जाएगा अपना I1x प्लस I2x इजकल टू LX, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x, एक मिनट रुक जाए, कुछ गड़बड़ तो नहीं करा, एक मिनट, ये हो जाएगा अपना LX नहीं होगा, LI2 हो जाएगा, LI2। तो यहाँ से आपको अगर मैं बोलूँ कि x की वैल्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा I2 डिवाइड बाई I1 प्लस I1 डिवाइड बाई I1 प्लस I2 इंटू L। ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और अगर आपका दोनों अपोजिट नेचर के रहेंगे, तब आपको क्या फॉर्मूला लगाना है? सपोज करो एक है डॉट और दूसरा है क्रॉस, और इनके बीच की दूरी अगेन L दे रखा है, तो आपको फॉर्मूला लगाना है x इजकल टू I2 अपॉन I1 माइनस I2 का मॉड इंटू L। बोलो बात समझ में आई? अब देखिए यहाँ पे I2 क्या है? I2 छोटा वाला चार्ज है, ऊपर आएगा स्मॉलर वाला और नीचे आएगा पॉजिटिव क्वांटिटी, मतलब I1 माइनस I2 के बीच में रहेगा। तो इसको ही लगे तो मैं प्रूव करके बता देता, ठीक है ना। इसमें 2 पोजीशन आते हैं, बट आपको एक कैंसिल आउट करना है, छोटे वाले के पास वाला लेना है। I1 अगर है और ये अगर I2 है, इस वाले केस में भी अगर I1 बड़ा है I2 से, तो इक्विलिब्रियम आपको जो अलाउ करना है, यहाँ वाला इक्विलिब्रियम अलाउ करके लेना है, ठीक है। इसके वजह से आएगा डाउनवर्ड I2 के वजह से, तो B2 नीचे आएगा, और उसके वजह से ऊपर आ जाएगा B1 की वजह से,
तो यहाँ वाले अलाउ करना है। बट एक जो होगा इस पॉइंट पे भी इधर भी आपको दिख जाएगा कि इस साइड में भी ए अपना B1 B2 दिखा रहा है, और इसके वजह से भी यहाँ पे इक्विलिब्रियम आपको देखने को मिल सकता है ऐसे B1। बट ए वाला जो केस है आपको नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, इसका रीज़न बता दूं मैं आपको। रीज़न ये समझो कि B2 में अगर मैं बात करूं इस वाले केस में अगर B1 इक्वल टू B2 करता हूं तो कभी ये पॉसिबल नहीं होगा। ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं, क्योंकि देखो सोच के देखो, B1 जो है किसकी वजह से, पड़ोसी जस्ट बगल की वजह से है, तो उसका जो डिनोमिनेटर है खुद उसकी क्वांटिटी, ऊपर वाला क्वांटिटी बड़ी है और नीचे वाली क्वांटिटी छोटी है, तो अल्टीमेटली वो क्वांटिटी बड़ी है। अच्छा, जो देखो B1 की वैल्यू जो है वो लिख रहा हूँ μ0I डिवाइड ओवर 2πx, और जो B2 की वैल्यू है वो लिख रहा हूँ μ0 डिवाइड ओवर 2πl प्लस एक्स। अब ध्यान से देखो, इसका जो नीचे की क्वांटिटी है, ठीक है, ये I1 बड़ा था कि I1 बड़ा था, तो ये 4I था, ठीक है, और ये अपना था I, ये अपना था I। अब देखो इसके ऊपर वाला क्वांटिटी बड़ी है और इसका नीचे वाला क्वांटिटी बड़ी है, तो नीचे वाला क्वांटिटी बड़ी मतलब छोटी हो गई B2, तो B2 तो छोटा हो गया और B1 बड़ा हो गया। ऊपर वाली क्वांटिटी होने की वजह से और भी बड़ा हो गया। तो कभी एक बड़े का कंपेयर बहुत छोटे से नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसका ऊपर वाला क्वांटिटी बहुत बड़ी है तो ये बहुत बड़ा हो गया, इसका नीचे वाला क्वांटिटी बहुत बड़ी है तो बहुत छोटा हो गया, तो आपस में दोनों इक्वल नहीं हो सकते। इसलिए आपका इस वाला जो बड़े वाले चार्ज के पास आएगा इक्विलिब्रियम, उसको आपको काउंट नहीं करना है, ठीक है, आपको छोटे वाले के पास को काउंट करना है। तो आपका वापस सॉल्व करें तो आपका न्यूट्रल पॉइंट का फॉर्मूला यही आ जाएगा, ठीक है। अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं और LN में पढ़ते हैं तो आपका बिगनर बॉक्स के क्वेश्चंस हैं लाइक 15 या 16 नंबर के, 13 या 15 नंबर का बिगनर बॉक्स 2 का क्वेश्चन है, न्यूट्रल पॉइंट का आपका आंसर आपको इसमें मिल जाएंगे। 2 क्वेश्चन है उसमें, आपको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, नीट वाले बच्चों के लिए। IIT वाले में शायद न्यूट्रल पॉइंट पे क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से हम बात करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन साइड पॉलीगॉन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन साइड पॉलीगॉन, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। फिर एन साइड पॉलीगॉन के बाद उसको रिंग बना देंगे, ठीक है। एन साइड पॉलीगॉन से हम क्या उसको कवर करके रिंग बना सकते हैं। फिर रिंग के एक्सिस पे पढ़ेंगे, रिंग के सेंटर पे पढ़ेंगे, फिर उसको सोलोनॉइड बनाएंगे और डिफरेंट उसको करके आगे हम मूव कर जाएंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।